बातें कुछ अनकही से कुछ अनसुनी से होने लगी, काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। बातें तो होती ही रहेंगी, आज पढ़ लेते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये है वन शॉट वीडियो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में कि इतने सारे टेम्परेचर स्केल्स, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन, केल्विन, ये कहाँ से आते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। ये वीडियो IIT JEE, नीट, बोर्ड्स, ओलंपियाड सभी के लिए सफिशिएंट है। इसमें हम काफी सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका टाइम बच सके बाकी फन स्टफ के लिए। मेरा नाम है विक्रांत किरार, मैंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्रैशअप के सभी वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहने वाले हैं, लेकिन इन वीडियोस को बनाना फ्री नहीं होता है, इसलिए आप मेरी मदद कर सकते हो, क्रैशअप को सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप इस UPI एड्रेस पर पे कर सकते हो, या फिर आप डोनेट कर सकते हो इन एड्रेसेस पे, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इससे आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करोगे, साथ में आप बहुत सारा बिहाइंड द सीन फन भी देख पाओगे। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर वीडियो पर लाइक्स नहीं होते हैं तो ये वीडियो यूट्यूब की गहराइयों में कहीं दब जाता है और बाकी लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करो, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टेम्परेचर होता क्या है। वैसे तो हमें थोड़ा आइडिया है ही सही टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बात समझो कि अगर मान लो हमारे पास दो एक जैसी आइडेंटिकल पेंसिल्स हैं, लेकिन एक का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और दूसरी का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम क्या समझते हैं? इन दोनों में एक गर्म है एक ठंडी है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? दोनों का रंग देखो पीला है, दोनों में पीछे रबर लगी हुई है, इनकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें सेम दिखाई देंगी। तो टेम्परेचर अलग होने से एक्चुअली डिफरेंस क्या आ जाता है? इसका जवाब हम इस वीडियो में आराम से दे पाएंगे। दूसरी एक और चीज होती है आइस और वाटर। जब भी बर्फ पिघलती है तो वहां पर हमारे पास आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होती है, और जबकि ये लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर वहां पे होता है। दोनों का ही टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, एक लिक्विड है एक सॉलिड है। यहाँ पर प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनका टेम्परेचर अलग अलग है। तो टेम्परेचर होता क्या है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। टेम्परेचर इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अभी हॉटनेस और कोल्डनेस क्या होती है? गर्म या ठंडा होना। जब भी हम चाय पीते हैं तो चाय गर्म होती है, हम जानते हैं गर्म क्या चीज़ होती है। या जब भी हम पानी पीते हैं तो देखो ठंडा पानी में छू के पता चलता है ये ठंडा है। लेकिन यहाँ लिखा है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब जब हम किसी के रिलेशन में, किसी के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ को देखें। जैसे हमारे पास मान लो 3 मोबाइल फ़ोन है, एक है 5 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा है 25 डिग्री सेल्सियस पे और तीसरा है 65 डिग्री सेल्सियस पे। ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन में गर्म है, ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट है। लेकिन इस वाले मोबाइल के कंपैरिजन में ठंडा है। तो इसका टेम्परेचर तो वही है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में गर्म हो जाता है, इसके कंपैरिजन में ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेटिवनेस भी हमें देखनी होती है कि ये किसके रिलेटिव हम टेम्परेचर देख रहे हैं। अगर हम उबलते हुए पानी को देखें तो वो काफ़ी गर्म लगता है, लेकिन अगर हम लोहे को पिघला दें और उससे उबालें, इतना ज़्यादा गर्म कर दें, तो उसकी रिलेटिव हमें वो पानी अब ठंडा लगने लग जाएगा। एक और चीज़ हमें समझनी होगी, हीट। हीट क्या होती है? हमने देखा है जब भी हम पानी को गर्म करते हैं चाय बनाने के लिए, तो हम नीचे से आग जलाते हैं। हम एक तरीके से जो गैस में केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो पानी में ट्रांसफ़र की जाती है। इससे पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस तरीके से कोई एनर्जी का फ्लो होता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है। या फिर मान लो हमने उबले हुए पानी को एनवायरनमेंट में रख दिया, आसपास थोड़ा ठंडा टेम्परेचर है, तो उसमें से धीरे धीरे हम देखते हैं पानी ठंडा हो जाता है। यानी उसमें से जो एनर्जी हमने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी थी वो निकल गई। और ये एनर्जी निकली क्यों? क्योंकि उस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा था, उसके आसपास की सराउंडिंग या आसपास की चीज़ों का टेम्परेचर कम था। ये टेम्परेचर में डिफरेंस था, एक टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वही एनर्जी हीट एनर्जी होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 और मोर सिस्टम्स बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, एक चीज़ गर्म होगी दूसरी ठंडी होगी, तभी जो ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे हम हीट बोलते हैं। एनर्जी और किस तरीके से ट्रांसफर होती है?
जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी और तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर जब भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं हीट। हम बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर हो गया, हीट फ्लो हो गई। ओके, जब भी टेम्परेचर में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं डेल्टा टी। टी यानी टेम्परेचर, डेल्टा यानी कोई भी चेंज, तो डेल्टा टी यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ पर 3 मोबाइल है, फिर से वही पिछले एग्जाम्पल वाले, और हमारे पास इन्वायरमेंट है 25 डिग्री सेल्सियस पे। इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसका टेम्परेचर कुछ तो होगा, वही होता है इन्वायरमेंट। इस मोबाइल का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो यहाँ पर इस इन्वायरमेंट से मोबाइल में कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी, कुछ हीट ट्रांसफर होगी और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस मोबाइल का देखो टेम्परेचर इन्वायरमेंट से ज़्यादा है, यहाँ पर इस मोबाइल में से हीट निकल जाएगी, किसी भी तरीके से निकल सकती है। इसके आसपास की हवा थोड़ी गर्म हो जाएगी, या ये जिस भी चीज़ पर रखा है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगर हम हाथ से छूते हैं तो हमारा हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है। इस तरीके से इसमें से बाहर हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर ये मोबाइल 25 डिग्री सेल्सियस पे था, इन्वायरमेंट भी 25 डिग्री सेल्सियस पे था, तो यहाँ पर कोई टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस 0 है, डेल्टा टी 0, इसलिए यहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, इस मोबाइल में और इस मोबाइल में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कब तक होता रहेगा? देखो, हीट ट्रांसफर तब होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। जब तक इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट से कम या ज़्यादा रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। यहाँ से इन्वायरमेंट्स में से इसे हीट मिलती रहेगी और इसका टेम्परेचर हो जाएगा 5 से बढ़ करके 10 होगा, 15, 20, 25 और ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाए? इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इन्वायरमेंट में से आप थोड़ी सी हीट ले लो या उसमें थोड़ी हीट डाल दो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ये वैसे ही है, अगर हम समुद्र में जाएं और 1 लीटर पानी उसमें डाल दें या उसमें से 1 लीटर पानी निकाल दें तो सी लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र में इतना सारा पानी है, उसमें ये थोड़ा बहुत 1 लीटर या 1000 लीटर या 1 करोड़ लीटर पानी भी आप निकाल लो, सी लेवल में इतना सा भी चेंज नहीं आने वाला है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, जिसको हम लिखते हैं जे से। अच्छा, इसके कुछ डायमेंशन भी होंगे, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो, एनर्जी से हम करते हैं वर्क क्या होता है? F.S, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? MLT-2, डिस्प्लेसमेंट होता है L। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन ऑफ हीट आ जाते हैं M1L2T-2, या आप कोई और फॉर्मूले से ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो, हमारे पास मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होता ही। तो ये टेम्परेचर एक्चुअली चीज़ क्या है? हम जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी होती है। अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर गैस है, सब्सटेंस, तो इधर उधर देखो ऐसे ऐसे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, और इनका कुछ आपस में ऐसे घूमते हुए भी जाते हैं, कुछ रोटेशनल और इस तरह की बहुत सारे मोशन इनके होते हैं, काफ़ी रैंडम मोशंस होते हैं। तो इनमें हर मोशन में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये ऐसे जा रहा है तो भी काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। दोनों तरह के मोशन हो रहे हैं तो अलग चीज़ है। सॉलिड में ये मोशन उतना हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सॉलिड में भी ये रिजिडली जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और ये इनके बीच का जो बॉन्ड्स है वो ऐसे रिजिड नहीं होता, वो भी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं। तो हर एक सिस्टम में हम सभी जगह देख रहे हैं कुछ ना कुछ मोशन जरूर है। भले ये वॉल हमें देखकर लगता है अच्छा ये तो रुकी हुई है, इसके जितने भी अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, उसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। उन सभी एनर्जी को अगर हम ऐड कर दें, टोटल इंटरनल एनर्जी, अगर मैं इसको फेंक दूं तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, ये जो मोशन हमें दिखाई दे रहा है उसके कारण आती है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी आ रही है हम उसकी बात करें, वो है टोटल इंटरनल एनर्जी। अभी टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी। एवरेज मतलब अगर हमारे पास एक छोटी बॉल है और एक थोड़ा ज़्यादा बड़ी बॉल है, तो इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो इनमें सभी पार्टिकल्स की एनर्जी जोड़ने लगेंगी। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी थोड़ा कम होगी, लेकिन हो सकता है दोनों का टेम्परेचर बराबर हो, क्योंकि हम बात करते हैं एवरेज, हर एक एटॉमिक पार्टिकल का एवरेज इंटरनल एनर्जी कितनी हो रही है। इसीलिए टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी।
जिसका टेम्परेचर कम होता है उसकी एवरेज इंटरनल एनर्जी कम होती है, वो चीज़ ऐसे कम वाइब्रेट कर रही होती है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होती है। और मान लो मैं इसे गर्म करना शुरू कर दूँ तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। वो एनर्जी इतनी बढ़ती जाएगी कि ये फिर अपने बॉन्ड्स तोड़कर इधर उधर भागने लग जाएंगे। और वही तो होती है मेल्टिंग। उसे और गर्म करोगे तो फिर वो इवेपोरेशन हो जाएगा, उसका वेपराइजेशन हो जाएगा। इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है और हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाती है। टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज की तरह टेम्परेचर को भी नापा जा सकता है एक स्केल बनाकर। अच्छा, टेम्परेचर को नापे कैसे, ये स्केल कैसे बनाए? टेम्परेचर के कारण किसी भी सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज बदलती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पर टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट होता है। हम उसी इफेक्ट को देखते हैं और उस इफेक्ट में चेंज के हिसाब से हमने कुछ स्केल्स बना लिया और हम टेम्परेचर को नापते हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? जैसे कि लेंथ, किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो थोड़ी एक्सपैंड होती है। वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी एक्सपैंड होता है, तब ये चीज़ सिर्फ ऐसे एक्सपैंड नहीं होगी, पूरा का पूरा वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है। प्रेशर, डेंसिटी, कलर, ये सभी चीज़ें टेम्परेचर के साथ बदलती हैं और इन्हीं इफेक्ट को देखकर हम टेम्परेचर को नाप लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कलर एक फिजिकल क्वांटिटी है? मतलब इसका कलर लाल है, हम देख सकते हैं ये लाल है, लेकिन क्या कलर एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। जब भी कोई चीज़, कोई भी टेम्परेचर होता है उसके कारण कुछ रेडिएशंस होते हैं, उसकी वेवलेंथ को नाप करके हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ एक लेंथ है। अब वो हमारी आंखों में जाकर के हमें कैसा महसूस हो रही है कि हम उसे रेड बोलें या येलो बोलें या ऑरेंज बोलें, ये हमारे दिमाग का खेल है। ये वेवलेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। कलर रेड, येलो, ऑरेंज, ये कलर्स फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। और बहुत लोगों को तो ये दिखते भी नहीं है। कलर ब्लाइंड लोगों को, या अगर हम डॉग्स की बात करें तो उन्हें कुछ और तरीके से वही सेम वेवलेंथ दिखाई देती है। छोड़ो, ऑफ टॉपिक नहीं जाते। अब देखते हैं कि टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे कॉमन स्केल्स कौन कौन से हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होता था इसका लिक्विड इन ग्लास टाइप थर्मोमीटर का। यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब होती है, उसके अंदर एक बहुत ही पतला सा, ऐसे बहुत ही पतला सा एक कैपिलरी ट्यूब टाइप की चीज़ होती है, और यहाँ पर एक रिजर्वायर होता है, उसके अंदर हमारे पास एक लिक्विड भरा होता है। अब इस बल्ब, इसे हम बल्ब बोलते हैं, जैसे ही इसे किसी गर्म पानी में, जिस भी चीज़ का हमें टेम्परेचर लेना है, उसमें इसे टच कराते हैं तो यहाँ से देखो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर यहाँ से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा, तब तक जब तक इस बल्ब का टेम्परेचर भी उस बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। जैसे ही इस बल्ब के अंदर लिक्विड है, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसका वॉल्यूम या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। अब उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक ट्यूब होती है पतली सी, उसमें लिक्विड का लेवल या तो नीचे आ जाएगा या लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से इस लिक्विड इन ग्लास टाइप थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं। यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं, कुछ नंबर्स लिख देते हैं, ये बन गया हमारा थर्मोमीटर। फिर आते हैं हमारे डिजिटल थर्मोमीटर्स। यहाँ पे मैं देखो कुछ डिजिट्स में रीडिंग मिल जा रही है, ये डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं। जैसे कि एक मेरे पास है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। हमारे पास एक बल्ब है जो यहाँ पर, अच्छा यही बल्ब है। एक छोटा सा करेक्शन है, ये हमारा थर्मोमीटर है, इसमें ये हमें बल्ब नहीं है, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, ये कैप थी। तो ये हमारा सेंसर एरिया है और यहाँ पर देखो टेम्परेचर में दिख रहा है 29.1 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं फ़ारेनहाइट में देख सकता हूँ, इट्स 85.1 अप टू हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमें जिस भी चीज़ का टेम्परेचर लेना है, मान लो इसमें कुछ लिक्विड है तो मैं इसे इसमें डिप कर दूंगा, लिक्विड के टेम्परेचर के हिसाब से इसका भी टेम्परेचर वही सेट हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, लिक्विड बहुत बड़ा है, तो लिक्विड के टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर चेंज होगा हमारे पास, अच्छा इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे डिस्प्ले में दिख जाता है कि कितना टेम्परेचर है। ये कैसे काम करता है? यहाँ पर देखो इस बल्ब का टेम्परेचर बढ़ा था तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ था लिक्विड का, और उसकी वजह से थोड़ा सा लिक्विड फ्लो हुआ था। यहाँ पर इस बल्ब का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें बैटरी लगी है तो वो सर्किट के थ्रू कुछ करंट वरेंट पास होता है, उसे पता चलता है टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस में चेंज आया है, तो हम इसमें कितना टेम्परेचर डिस्प्ले करें। ये एक और डिजिटल थर्मोमीटर है। यहाँ पर हमें किसी तरीके के फिजिकल कांटेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर हमें हॉट बॉडी या जिस भी चीज़ का हमें टेम्परेचर लेना होता था उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती थी। ये कंप्लीटली कांटेक्ट लेस होता है। मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, तो हर गर्म ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के हिसाब से उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, और उन रेडिएशंस को नाप करके, उन रेडिएशंस की ये जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है उसको नाप करके आप टेम्परेचर बता सकते हो। इस तरीके से ये डिजिटल थर्मोमीटर्स काम करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थर्मोमीटर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर।
ये हमारे सिलेबस में है, जो हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। इसे भी पढ़ेंगे जैसे जैसे वो आता जाएगा। अब कुछ छोटे छोटे डाउट्स देखते हैं। मान लो हमने इसे गर्म किया, इस बल्ब को गर्म करेंगे तो बल्ब भी गर्म होगा, बल्ब के अंदर का लिक्विड भी गर्म होगा, लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा, लेकिन जो बल्ब है वो भी तो एक्सपैंड करेगा। तो लिक्विड का लेवल यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है? लिक्विड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो बल्ब है उसका भी साइज बड़ा होता जा रहा है। लिक्विड बाहर क्यों जा रहा है? देखो, हो सकता है लिक्विड ऐसा चूज किया जाता है कि लिक्विड में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो बल्ब है वो थोड़ा सा ही एक्सपैंड होगा। तो आप उसको कुछ ऐसा समझो, हमारे पास ये बल्ब है, इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। अगर वो लिक्विड बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा तो लिक्विड इधर उधर कहीं जा नहीं सकता, लिक्विड ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो बह सकता है, वो लिक्विड है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ऊपर नीचे इस तरीके से हमें लिक्विड का लेवल चेंज होता हुआ दिखता है। ये वाली जो थिकनेस है इसको बहुत ही पतला कर देते हैं, तो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लिक्विड में चेंज आएगा वॉल्यूम में, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चेंज इस तरीके से दिखाई देगा। ये कौन सी मक्खी आ गई अंदर? इसमें जो लिक्विड डाला जाता है वो होता है मर्करी या फिर अल्कोहल। देखो, जब हम यहाँ पर मर्करी डालते हैं, मर्करी काफ़ी सिल्वर जैसा दिखाई देता है, तो इस ग्लास में उसे देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम वहाँ पे कुछ बैकग्राउंड लगाते हैं, जैसे यहाँ पर एक येलो बैकग्राउंड देखो लगाया हुआ है येलो कलर का। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर और कोई दूसरा लिक्विड भी डाल सकते हैं, जैसे कुछ अल्कोहल्स आते हैं और उनका कलर होता है रेड, तो उनको देखना भी आसान होता है और उनका एक्सपेंशन भी टेम्परेचर के साथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमें रीडिंग भी अच्छी तरीके से, ज़्यादा सेंसिटिव रीडिंग्स मिलती है। थोड़े से टेम्परेचर चेंज में अगर मर्करी में इतना सा डिफरेंस आ रहा था, तो अल्कोहल में मान लो इतना ज़्यादा आएगा, तो हम ज़्यादा आसानी से उसे देख पाएंगे। अच्छा, मान लो हमारे पास एक लाइट है, तो उसकी कुछ वेव लेंथ होती है, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी, और उस लाइट को देख करके उसके कारण मान लो देखो हमें ये रेड स्पॉट दिख रहा है, तो इसको मैंने रेड बोल दिया, तो ये मेरे मन में मैंने उस लाइट को कैसे परसीव किया, इसलिए वो होता है कलर। कलर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये मेरे दिमाग का खेल है। वेवलेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हम नाप सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे भी हम नाप सकते हैं। कलर नापने वाली चीज़ नहीं है। उस वेवलेंथ को देख के मुझे कैसा महसूस हो रहा है, वो कलर होता है। टेम्परेचर स्केल या फिर थर्मोमीटर बनाने के लिए हमें चाहिए होती है कोई भी प्रॉपर्टी जिसका वेरिएशन लीनियर हो। लीनियर वेरिएशन विद टेम्परेचर से हम काफ़ी आसानी से स्केल बना सकते हैं। पहली बात तो लीनियर वेरिएशन क्या होता है? देखो, अगर हम इस एक्सेस पे टेम्परेचर बनाएं और टेम्परेचर बढ़ाते जाएं 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, तो हमारी कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि उसकी लेंथ हो सकती है या फिर उसका वॉल्यूम हो सकता है, उसकी डेंसिटी हो सकती है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी, क्या वो लीनियरली वेरी करती है? यानी देखो, ये एक लाइन की तरह जा रही है। यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, अगर हम आगे आएंगे तो कुछ और वैल्यू है। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या स्ट्रेट लाइन के अलावा हमें कुछ और मिल सकता है? हो सकता है हमें कोई पैराबोला मिल जाए इस तरीके से। ये एक पैराबोला है, या फिर आप बोल सकते हो नॉन लीनियर वेरिएशन है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले कम होती है, यहाँ पर देखो नीचे आती जाती है, एक कम आती है, फिर एक मिनिमा आता है, उसके बाद फिर से वो प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है, फिर प्रॉपर्टी ऊपर जाती है। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, लीनियर वेरिएशन नहीं है, कुछ और तरीके का वेरिएशन है। इससे भी टेम्परेचर स्केल बनाया जा सकता है, लेकिन उसे यूज़ करना आसान नहीं होगा। कैसे? देखो, यहाँ पर अगर मान लो हमें कोई प्रॉपर्टी दिख रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला टेम्परेचर भी हो सकता है या फिर ये वाला टेम्परेचर भी हो सकता है। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे देखो हमें सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल रही है, इसलिए इस तरह की चीज़ें हम यूज़ नहीं करते। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमें एक लीनियर प्रॉपर्टी मिले। यहाँ पर देखो, किसी भी टेम्परेचर पे हमें सिर्फ एक वैल्यू मिलती है, या फिर किसी भी एक वैल्यू पर हमें सिर्फ एक सिंगल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर मिलती है, इसीलिए लीनियर वेरिएशन का यूज़ किया जाता है। अच्छा, लीनियर वेरिएशन की एक इक्वेशन होती है y = mt + c। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ रहा है, बदल रहा है, उसके कारण y में कुछ चेंज आता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। y मान लो लेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो इस पेन की लेंथ है, उस लेंथ को मैं लिख देता हूँ लेंथ = m की वैल्यू मैंने लिख दी 1.2 t + 140 मिलीमीटर। t = 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे t की वैल्यू 0 रख दो, तो हमारे पास इस पेन की लेंथ कितनी आ जाती है? 140 मिलीमीटर, यानी कि 14.0 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पेन को गर्म करूँ, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू हमारी 10। उस केस में हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी लेंथ = 1.2 × 10 + 140, यानी कि 152 मिलीमीटर, यानी 15.2 सेंटीमीटर। पहले हमारे पास लेंथ थी 14.0 सेंटीमीटर, उसके बाद आ गई 15.2 सेंटीमीटर। अगर मुझे उसके बीच में कहीं पे भी इस पेन की लेंथ
कम या ज़्यादा दिखती है तो उससे मुझे पता चल जाएगा अच्छा इस पेन का टेम्परेचर कम या ज़्यादा है। इसीलिए लीनियर वेरिएशन से हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं। कोई भी स्केल बनाने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी स्केल, सबसे सिंपल एग्जांपल है, मान लो हमें लेंथ डिफाइन करनी है कि ये वाली लेंथ 1 मीटर है, तो उसमें हम डिफाइन करते हैं। देखो हम यहाँ पे एक ऐसे स्केल बना देते हैं, उसमें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बहुत सारी रीडिंग लगा देते हैं और बोलते हैं कि देखो ये वाली वैल्यू है 0 और ये वाली वैल्यू है 1, तो इसके हिसाब से हम बाकी वैल्यूज़ फिर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे होगी 0.5, यहाँ पे होगी 1.5, तो कम से कम हमें 2 रेफरेंस पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद हम एक स्केल, लीनियर स्केल बना सकते हैं। अब टेम्परेचर के केस में ये 2 रेफरेंस पॉइंट लाएं कहाँ से? मतलब अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको जो भी टेम्परेचर, इसे मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी मौसम बदलेगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर मुझे नहीं पता है कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है कि 35 डिग्री सेल्सियस है, आई डोंट नो। इसीलिए हमें कुछ ऐसे रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें आसानी से रिक्रिएट किया जा सके, और ऐसे कुछ स्पेशल टेम्परेचर के लिए रेफरेंस पॉइंट हमारे पास है, जैसे कि बर्फ का पिघलना। जब भी बर्फ पिघलती है तो ऐसा देखा गया है कि उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है। जब भी पानी बॉयल होता है तब भी उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। ये पता कैसे चला? मान लो हमने इस तरीके का एक थर्मोमीटर बना लिया, उस थर्मोमीटर को इसमें डिप कर दिया, तो उससे हमें पता चलता रहेगा अच्छा इससे पहले तो ये ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन जब तक ये बर्फ पिघल रही थी ये यहाँ पर रुक गया था, किसी वैल्यू पर रुक गया था। फिर हम इस थर्मोमीटर को इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये पारा जो है, जो मर्क्यूरी है, इस लेवल पे आ जाता है और वहाँ पे रुक जाता है। इस तरीके से हमें 2 पॉइंट मिल गए। जब हमने इसे बर्फ में डुबाया तो हमें एक पॉइंट मिल गया, उसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया, और जब ये पानी में था उबलते हुए वहाँ पर हमने दूसरा रेफरेंस पॉइंट बना दिया, और इनको हमें अब कुछ वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ेगी। तो इसको तो हमने बोल दिया 0, और इसको हमने बोल दिया, क्या बोले, 10 बोले, 100 बोले, 1000 बोले, 2000 बोले, कौन डिसाइड करेगा? इसको बोला गया 100, हो सकता है कुछ लोगों ने इसको 1000 बोला हो। तो इस तरीके से बहुत सारे स्केल्स बन जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होती जाती हैं, और फिर वही स्केल सभी लोग यूज़ करने लग जाते हैं। तो हमारे पास एक स्केल ऐसा ही है, सेल्सियस स्केल। उस सेल्सियस स्केल में पिघलती हुई बर्फ और उबलते हुए पानी के बीच में जो गैप है उसको 100 डिविजन्स में बांटा गया है, और उसे बोला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से बोला जाता है। इनके बीच में अगर कहीं टेम्परेचर है तो उसे हम बोल देंगे 50 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से सेल्सियस स्केल बनाया गया है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मेल्टिंग आइस को ही 0 डिग्री बोलें और बॉइलिंग वाटर को ही 100 बोलें। हम इनकी जगह कोई और रेफरेंस टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं, और उनको 0 और 100 की जगह कुछ और न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। सब अपनी मर्जी से टेम्परेचर स्केल्स तो बना ही सकते हैं, और ऐसे ही काम किया डेनियल फ़ारेनहाइट ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रीजिंग सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, उसको रेफरेंस पॉइंट बनाया और उसको बोल दिया कि इसको हम बोलेंगे 0 कुछ भी। उन्होंने अपना नया स्केल बनाया, उसको बोल दिया 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद वो थर्मोमीटर को लेके गए, किसी हेल्दी ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर लिया उन्होंने, इस तरीके से वहाँ लगाया, तो ये बल्ब गर्म हुआ होगा, लिक्विड इस तरीके से ऊपर आया होगा, मान लो किसी जगह पे आ गया यहाँ पर, और अब इसको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू देनी थी। इसको भी बोल सकते थे वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन उन्होंने इसे बोला 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने देखा था सेल्सियस स्केल में 2 रेफरेंस पॉइंट के बीच में 0 एंड 100 था, यहाँ पे 0 एंड 96 है। क्यों किया? कुछ कह नहीं सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हमारे दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, 25 घंटे या 50 घंटे क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको डिवाइड करना आसान होता है। जैसे 24 है, 24 को हम 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल आ जाएगा, 6 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप 10 को या फिर 100 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो ऐसा आ जाएगा हमारा 33.333333। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मे बी जो भी रीज़न रहा हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ये पता है कि 96 यहाँ पर डिविजन्स हैं। इसके हिसाब से हम यहाँ पर एक स्केल बना सकते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर होगा तो वो हो जाएगा 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ इंटरेस्टिंग बातें, पूरी दुनिया सेल्सियस स्केल यूज़ कर रही है, लेकिन सिर्फ यूएसए है जो कि फ़ारेनहाइट स्केल को यूज़ करता है डे टू डे लाइफ में। टेक्निकल कैलकुलेशंस में तो सभी लोग केल्विन को आजकल यूज़ करते हैं। अच्छा, क्या ये रेफरेंस टेम्परेचर्स रिलायबल हैं? रेफरेंस टेम्परेचर यानी ये अमोनियम क्लोराइड की पिघलती हुई बर्फ़ और ये हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, क्या ये रिलायबल है? ये रिलायबल नहीं है। देखो, ऐसा हो सकता है कि इंसान को बुखार आ जाए तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ आ सकता है। उस केस में 96 यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा, तो हमने जो भी ये स्केल बनाया था वो गड़बड़ा जाएगा।
और यहाँ पर कितना ज़्यादा सॉल्ट हमने उस सोल्यूशन में घोला हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो आई थिंक ये दोनों ही रेफरेंस पॉइंट्स रिलायबल नहीं है, इनको जोड़ के हमें कोई टेम्परेचर स्केल्स बनाने नहीं चाहिए, लेकिन पॉपुलर हो गया था तो ये चलता जा रहा है, आज भी चल रहा है। अब फ़ारेनहाइट स्केल को भी लॉक कर दिया गया है, ये रेफरेंसेस अब यूज़ नहीं होती हैं। अब फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बना दिया गया जिसे भी हम डिराइव करने वाले हैं। हमारे पास एक इस तरह की डिवाइस है जिसमें एक ग्लास ट्यूब है और उसके अंदर थोड़ा सा नीचे लिक्विड है। इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर लिक्विड ऊपर नीचे होता है। लिक्विड को फर्क नहीं पड़ता कि बाहर हमने रीडिंग्स क्या लिखी हुई हैं, तो एक ही स्केल पे हम इस तरफ लिख देते हैं। मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमने लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमने लिख दिया 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे हमने लिख दिया 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। और थोड़ी कैलकुलेशंस की जाए तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये वाली वैल्यू कितनी आती है? आई थिंक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। गलत हो गया तो प्लीज़ कमेंट कर देना सही वैल्यू क्या है। इस तरीके से देखो, लिक्विड को फ़र्क नहीं पड़ता हमने बाहर क्या वैल्यूज़ लिखी हुई है। लिक्विड तो अपना जो एक्सपैंड होना था टेम्परेचर के हिसाब से वो होता ही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस का लीनियर वेरिएशन कुछ इस तरीके का होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट का लीनियर वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है। फ़ारेनहाइट में वैल्यूज़ तेज़ी से बढ़ती हैं और हमने देखा भी था जिस वक्त पानी उबल रहा होता है उस वक्त यहाँ पे फ़ारेनहाइट 212 हो गया था, जबकि सेल्सियस हमारा 100 ही था। देखो यहाँ पे उबलते हुए पानी में, अच्छा ग्राफ मैंने स्केल पे नहीं बनाया, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा, लाइन ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 100 और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 212। तो यहाँ पे देखो आप एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू ज़रूर रही होगी यहाँ पर टेम्परेचर की जिस पे दोनों स्केल में हमें सेम रीडिंग दिखाई देगी, और वो वैल्यू है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आती है। हमने देखा था कि डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को बनाने के लिए जो रेफरेंस टेम्परेचर यूज़ किए जा रहे थे वो रिलायबल नहीं थे, वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लोगों ने बोला हमें तो यही यूज़ करना है। तो करें क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट को रीडिफाइन किया गया डिग्री सेल्सियस की टर्म में जो थोड़ा ज़्यादा रिलायबल था, और ये फॉर्मूला लगाया गया। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मान लो हमें पता करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू आती है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस हमारे फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है 0 प्लस 32, तो इसकी वैल्यू आ जाती है सिर्फ 32, यानी उस वक्त टेम्परेचर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारे फ़ारेनहाइट स्केल में हमें क्या रीडिंग दिखाई देगी? देखो, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू डिग्री सेल्सियस। यहाँ डिग्री सेल्सियस में हमें वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 100 प्लस 32 जो कि फॉर्मूला है। यहाँ से ये कट जाएगा, यह जाएगा 29 इंटू 20 कितना हो जाता है? 180 प्लस 32 हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं जिस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस था उस वक्त हमारा फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या आ रही है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिस वक्त हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है उस वक्त हमारे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आती है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कर रहे हैं। क्या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इसको उल्टा कर दो तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या आ जाएगी? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। हमें पता करना है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारे सेल्सियस स्केल में क्या वैल्यू दिखाई देती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिख देंगे हम 0 माइनस 32 और इंटू 5/9। ये कैसा 5 है? 5/9। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाती है -17.877777, कभी 8 लगा लेना, ये चलते जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं होगा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, उस वक्त हमारे पास वैल्यू हो गया -17.78। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता करना है वो टेम्परेचर जब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में सेम न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देगी, तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा उसे कैसे पता करें? बड़ी आसानी से। देखो यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट की भी वही वैल्यू होगी, डिग्री सेल्सियस की भी वही वैल्यू होगी। क्या वैल्यू है वो? उसे हम बोल देते हैं x। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स x प्लस 32। बस इसे हमें सॉल्व करना है तो ये इस तरफ हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 4/5 x। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाती है
-40, -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, कुछ भी लिखो, दोनों जगह वैल्यू सेम है, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे अगर हम इस स्केल पे बनाएंगे, मेरा एक्चुअली स्केल छोटा रहेगा, यहाँ पे कहीं पे वैल्यू आएगी -40 -40, दोनों में डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ भी वैल्यूज़ लगा लो। हमने देखा था कि इस थर्मोमीटर में अगर हम इस बल्ब का टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं तो लिक्विड की वॉल्यूम कम या ज़्यादा होती है और यहाँ पर हमें लेवल ऊपर या नीचे आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर एक लीनियर वेरिएशन होता है। लेकिन टेम्परेचर की लिमिट्स क्या है? मतलब अगर मैं इसे गर्म करता जाऊँ तो क्या ये इस ट्यूब को तोड़कर और आगे जाता जाएगा? या फिर अगर मैं इसे ठंडा करते जाऊँ तो क्या ये लिक्विड कम होते होते गायब हो जाएगा? सूरज का टेम्परेचर कितना होता है? या अगर मैं किसी चीज़ को गर्म करते जाऊं तो क्या हम प्लस इनफाइनाइट टेम्परेचर तक जा सकते हैं? या अगर मैं किसी चीज़ को ठंडा करते जाऊं तो क्या मैं -इनफाइनाइट डिग्री सेल्सियस तक जा सकता हूं? वही हम इस सेक्शन में पता करेंगे। रियल लाइफ में हमारे ये जो चेंजेस ऑफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो 100% लीनियर नहीं होते हैं। ऐसा लिखा भी होता है, आप कभी थर्मोमीटर खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिखा होता है, जिस टेम्परेचर रेंज में आप इस थर्मोमीटर को ऑपरेट कर सकते हो। जैसे इसकी हो सकती है -15 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर रेंज में हमारे पास लगभग लीनियर वेरिएशन होएगा और इस थर्मोमीटर को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम इसे गर्म करते जाएं तो फिर इसकी वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है वो लीनियर नहीं होगा। आप इसे गर्म करते जाओगे फिर भी उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका वॉल्यूम भी इनफाइनाइट होता जा रहा है। एक समय के बाद ये बॉयल हो जाएगी और ये इवेपोरेट कर जाएगी या वेपराइजेशन इसका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसे ठंडा करते जाएं तो इसकी जो वॉल्यूम कम होनी चाहिए वो भी लीनियरली कम नहीं होगी। थोड़ी देर बाद वो और धीरे धीरे सिकुड़ेगी, फिर वो जम जाएगी लिक्विड से, हम सॉलिड फेज में आ जाएंगे उसका, फिर और धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम कम होगी। और कभी भी इसकी वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होने वाली। ऐसा नहीं होता कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वॉल्यूम कम होते होते गायब हो जाती है। हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उन सभी की वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ अलग अलग तरीके से बदलती है, लेकिन गैसेस के साथ कहानी कुछ और है। इस दुनिया में लगभग सभी गैसेस टेम्परेचर के साथ एक तरीके से बिहेव करती है। ऑल गैसेस बिहेव सिमिलरली इन द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी गैसेस की डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी होती है, उस वक्त सभी गैसेस PV = nRT, जो कि आइडियल गैस लॉ है, उसे फॉलो करती है। यहाँ पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, उस गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जो भी गैस है। R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T उस गैस का टेम्परेचर है। सभी गैसेस इस लॉ को फॉलो करती हुई दिखाई देती हैं रियल लाइफ में भी। हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें x एक्सिस पे है टेम्परेचर और y एक्सिस पे है प्रेशर। अब किसी भी टेम्परेचर पे हमें गैस का क्या प्रेशर मिल रहा है, मान लो ये प्रेशर की वैल्यू मिल रही है, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फिर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हमें कुछ दूसरा पॉइंट मिल जाएगा प्रेशर का। देखो, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर में कुछ वेरिएशन हो रहा है। इस तरीके से हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स कर करके, और ये हम देखते हैं कि एक तरीके का लीनियर वेरिएशन आ रहा है। तो हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हमें किसी भी गैस के लिए एक टेम्परेचर रेंज में एक प्रेशर का लीनियर वेरिएशन मिल जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट अगर हम किसी दूसरी गैस के साथ करते हैं तो हमें कुछ और इस तरीके की लाइन मिलती है, एक लीनियर वेरिएशन मिलता है। अच्छा, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ एक टेम्परेचर रेंज होती है। मतलब हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गैस को किसी ना किसी कंटेनर में तो रखा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हो सकता है वो कंटेनर ही पिघल जाए। और ऐसा भी नहीं हम कर सकते कि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर लें, क्योंकि हमारा जो भी रेफ्रिजरेटर होगा या ठंडा करने की मशीन होगी उसकी कुछ कैपेसिटी होगी कि उससे ज़्यादा ठंडा वो नहीं कर सकती। तो हमारे पास एक रेंज तक का ही डेटा अवेलेबल हो पाता है एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये लीनियर वेरिएशन है और ये भी लीनियर वेरिएशन है। अगर मान लो हमारे पास कोई तीसरी गैस होती इस तरीके से, तो ये सभी गैसेस किसी एक पॉइंट की तरफ इस तरीके से इशारा करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो मैं ग्राफ दोबारा बनाता हूँ। ये देखो, ये हमारी 3 लाइंस हैं और ये डेटा हमने एक्सपेरिमेंट करके कलेक्ट किया इस टेम्परेचर रेंज में। अगर हम इस डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करें, मतलब इसको और इस तरीके से बढ़ाते जाएं, और यहाँ पे क्यों रुकना है, इसको और आगे बढ़ाते जाओ, इस तरफ भी बढ़ा दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्रेशर कभी नेगेटिव हो सकता है? हमने फ्लूइड्स में पढ़ा था कि प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इससे हमें पता चलता है कि इस पॉइंट के बाद हम टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कम टेम्परेचर को क्या करोगे, उस वक्त ही प्रेशर 0 हो गया। ये टेम्परेचर और प्रेशर होते क्या है? मान लो हमारे पास कोई गैस है
और गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर की दीवार है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स में अगर उनका कुछ टेम्परेचर है तो यानी उनमें कुछ इस तरीके की इंटरनल एनर्जी होगी, या तो वो इस तरीके से घूम रहे होंगे या इस तरीके से मूव भी कर रहे होंगे, उनमें सब तरह की थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। अच्छा, ये जाकर के जब इस दीवार से टकराता है तो उन पर कुछ फोर्स लगता है इस दीवार पे, वही फोर्स डिवाइडेड बाई वो एरिया इस गैस का प्रेशर होता है। ओके, और ये देखो कुछ रोटेट भी कर रहा है, कुछ मूव भी कर रहा है, इसकी कुछ एनर्जी है, उसी एनर्जी का मेजर होता है टेम्परेचर। तो ये इसकी कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू भी होती है। क्या होती है मिनिमम वैल्यू? मान लो हम इसको एकदम रोक दें, इसको एकदम रोक दिया, उस केस में ही जाके इससे टकराएगा नहीं, तो दीवार से टकराएगा नहीं, तो दीवार पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी प्रेशर जीरो हो जाएगा, प्रेशर की एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये रुक गया है तो इसकी एनर्जी भी, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। उस केस में हमारे पास हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर की भी एक मिनिमम वैल्यू है, और उसी को हमें बोलना चाहिए कि इसको हम टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू जीरो बोल देते हैं। लेकिन एक गड़बड़ है, अभी तक हमने सेल्सियस स्केल में जीरो कहीं और बोला हुआ था, ये था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने पिघलती हुई बर्फ को बोल दिया था कि इसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोला है। अगर हम उस स्केल से देखें तो उस स्केल पे ये मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाती है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू है, एक्चुअली इसे हमें जीरो बोल देना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त उसका मोशन जीरो हो चुका, मोशन रुक चुका है। और हमने फिर एक नया स्केल बना दिया, हमने बोल दिया ओके, इस पूरे स्केल को, यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू रही होगी 100, यहाँ पे वैल्यू थी 0, यहाँ पे कोई वैल्यू रही होगी 200, इस पूरे स्केल को ऐसे के ऐसे इधर सरका दिया, तो अब ये वाली वैल्यू बन जाती है 0, और कितना हमने इस तरफ सरकाया है तो ये बन जाती है 273.15, ये वैल्यू बन जाती है 373.15। इस तरीके से हमने पूरे स्केल को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, और नया स्केल जो बना है उसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। वो हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है उसकी वैल्यू भी होती है एब्सोल्यूटली जीरो। यही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और रैंकाइन स्केल, इतने सारे स्केल्स, इतना सारा कंफ्यूजन। इनमें अंतर क्या है, इनमें रिलेशन क्या है और इनकी हिस्ट्री क्या है, इसी स्लाइड में समझते हैं। पहले हमारे पास एक स्केल आया जो था सेल्सियस स्केल। उसमें हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत थी, तो हमने लिया एक पिघलती हुई बर्फ़ को और एक उबलते हुए पानी को, क्योंकि ये 2 काफ़ी कॉमनली यूज फिनोमेना हम देखते हैं हमारे चारों तरफ। तो इसे बोल दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, इसे बोल दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, और उनके बीच में हमारे पास 100 डिवीजन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 100 डिविजन्स थे। उसके बाद पैरेलली एक और दूसरा स्केल काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, वो था फ़ारेनहाइट स्केल। उसमें कुछ और रेफरेंस पॉइंट था, एक सॉल्ट के सोल्यूशन था उसका मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर एक हेल्दी ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, उसे बोला गया 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे हमारे पास एक दूसरा स्केल बन गया जो बोला गया फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पर ये जो 2 रेफरेंस टेम्परेचर्स यूज़ किए गए थे वो उतने रिलायबल नहीं थे, तो इसी फ़ारेनहाइट स्केल को रीडिफाइन किया गया सेल्सियस की टर्म्स में, और कैलकुलेशंस करके ऐसा पता लगाया कि अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही अब से फ़ारेनहाइट स्केल की डेफिनेशन है। फिर हमें पता है कि टेम्परेचर की कुछ एक मिनिमम वैल्यू भी आती है, टेम्परेचर इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, और इस टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है कैलकुलेशन से -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस स्केल पे नीचे आए तो, अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पे नीचे आते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो, ये है टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू, इससे कम टेम्परेचर हो नहीं सकता। तो ये काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी ऑब्वियस ही बात है कि हमें एक्चुअली इसको बोलना चाहिए था 0, और उसके बाद यहाँ से मार्क करना था 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि हमने पहले क्या किया था, किसी और टेम्परेचर को बोला हुआ था कि ये 0 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से टेम्परेचर स्केल बनाए हुए थे। अब कॉमन लाइफ में ये यूज़ करना ज़्यादा आसान है, लेकिन फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन हमें इसे एब्सोल्यूट 0 बोलना चाहिए, और वहीं से कॉन्सेप्ट आया एब्सोल्यूट 0 को। अब करें क्या? देखो, अगर हम इसे 0 बोल दें तो ठीक है, हम इसको 0 बोल देते हैं। इसे बोल दिया हमने 0, और हमें इस स्केल को नया नाम देना पड़ेगा, तो इसे नाम दिया गया 0 केल्विन, और ये हमारा बन जाता है केल्विन स्केल। अब सवाल उठता है, यहाँ पर तो 0 है, हमें फिर भी 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर दूसरा रेफरेंस पॉइंट किसे ले? मतलब अगर मैं इसे बोल दूँ 1 केल्विन, ऐसा मैंने डिफाइन कर दिया, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो ये मेरे पास ऑलरेडी था 0 केल्विन, हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट आ गए, तो हम पूरा स्केल बना सकते हैं। देखो 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, यहाँ पे आ जाएगा 3 केल्विन, यहाँ पे आ जाएगा 4 केल्विन। अब ये याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ये डिवीजन कितना है,
यहाँ पर डिवीजन की साइज कुछ और थी। देखो यहाँ पर इतने से में हमारे पास 100 डिवीजन आ रहे थे, यहाँ पर इतने में हमारे पास सिर्फ एक डिवीजन आ रहा है। बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा था। तो लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, इसको तो बोल देते हैं एब्सोल्यूट जीरो, लेकिन जो डिवीजन की साइज है वो उतनी ही रखेंगी जो सेल्सियस स्केल में थी। जैसे सेल्सियस स्केल में उबलता हुआ पानी और पिघलती हुई बर्फ के बीच में 100 डिवीजन थे, तो इस स्केल में भी यहाँ पर हमने 100 डिवीजन्स ही रखे। उस हिसाब से आप देखोगे तो अगर ये वैल्यू आती है 0 केल्विन, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 273.15 केल्विन, और ये वाली वैल्यू आ जाती है क्योंकि 100 डिवीजन से तो ये आ जाएगी 373.15 केल्विन। इसी को समझने का और एक तरीका है कि अगर हम सेल्सियस स्केल को ही इस तरीके से नीचे सरका दें, ऐसे सरका दें कि जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर उसे हम 0 डिफाइन कर दें, तो वो बन जाता है हमारा केल्विन स्केल। देखो यहाँ पर 0 आ गया है, यहाँ पर हमारे पास 100 आ गया है, तो यहाँ कहीं पे हमारे पास 200 आ जाएगा, यहाँ पे 273 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 373 आ जाएगा। यानी सेल्सियस स्केल को नीचे सरका दो तो वो बन जाता है केल्विन स्केल। फिर लोगों ने सोचा कि अगर हम सेल्सियस स्केल को नीचे सरका सकते हैं तो हम फ़ारेनहाइट स्केल को भी इस तरीके से नीचे सरका सकते हैं कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है उसे हम बोलते हैं 0। इस बार हमारे पास जो नया स्केल बनता है वो बन जाता है रैंकाइन स्केल। रैंकाइन स्केल में हमारे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट 0 रैंकाइन वैल्यू होती है। उसके बाद यहाँ पर जो डिविजन्स हैं वो इस तरीके से होते हैं कि देखो यहाँ पर अभी भी हमारे पास 180 डिविजन्स होंगे। तो ये है हमारा केल्विन स्केल, ये है हमारा रैंकाइन स्केल। दोनों में ही यहाँ पर देखो जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू 0 आती है, लेकिन केल्विन स्केल में हमारे पास यहाँ पर 100 डिविजन्स होते हैं, रैंकाइन स्केल में हमारे पास यहाँ पर 180 डिविजन्स होते हैं। अगर हम सेल्सियस स्केल को नीचे सरका दें तो हमें मिलता है केल्विन स्केल, अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल को नीचे सरका दें तो हमें मिलता है रैंकाइन स्केल, और यही है हमारे चारों स्केल्स। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ देखने वाले हैं। इस ग्राफ में हम एक तरफ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अलग अलग स्केल्स में हमें रीडिंग्स क्या मिलती है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे पास सेल्सियस में कुछ वैल्यू हो सकती है, केल्विन में कुछ और वैल्यू हो सकती है, फ़ारेनहाइट में कुछ और वैल्यू हो सकती है, और ये सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू आती है 40, यहाँ पे हो सकता है कुछ वैल्यू आ जाए 80 और यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ जाए। तो हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ का खेल देखते हैं कैसे काम करती है। एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को रखना है। टेम्परेचर के लिए हम कोई भी स्केल यहाँ पे चुन सकते थे। मैंने जो एसआई यूनिट है हमारी केल्विन, उसे मैंने चुन लिया है। ओके, अगर केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू है मान लो 50 केल्विन, तो हमें स्केल में न्यूमेरिक वैल्यू क्या दिखाई देगी? स्केल में भी जो भी मार्किंग्स होंगी उसमें हमें यहाँ पर दिखाई देगा अच्छा 50। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है ये वाला। अगर केल्विन में वैल्यू है 100 तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100, इस तरफ भी हमें 100 दिखाई देगा। अगर केल्विन में वैल्यू है 0 तो हमें यहाँ पर भी 0 दिखाई देगा। तो देखो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से पॉइंट्स आ जाते हैं और आप इस तरीके से एक ग्राफ बना सकते हो जो कि हमारे केल्विन स्केल की लाइन होगी, ये रही। इस लाइन की खासियत क्या होगी? देखो जितना हम इधर जाते हैं वैल्यू उतनी इधर बढ़ती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली x वर्सेज x। हम बेसिकली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x। जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू हमें एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसका स्लोप हो जाता है एग्जैक्टली 1, यानी कि ये एंगल आ जाता है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 होता है 1। अब हम बनाते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में रिलेशन क्या है? देखो हमने सेल्सियस स्केल को जब नीचे सरका दिया था, बेसिकली उसका जो 0 पॉइंट था उसको एब्सोल्यूट 0 से टच कर दिया था, तो हमें मिल गया था केल्विन स्केल। तो इनमें नंबर ऑफ डिविजन्स तो सेम है, सेम टेम्परेचर रेंज में, लेकिन उनका बस 0 पॉइंट कहीं और है। तो जिस वक्त केल्विन की वैल्यू होती है 273.15 डिग्री, जस्ट केल्विन, उस वक्त हमारे पास सेल्सियस स्केल में 0 वैल्यू आती है। तो हमें सेल्सियस स्केल की लाइन कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। और जब हमारा टेम्परेचर हो जाता है 0 केल्विन, उस वक्त हमारे पास सेल्सियस स्केल में वैल्यू कितनी आती है? -273.15। इस तरीके से सेल्सियस स्केल की लाइन आने वाली है, इसका भी स्लोप होगा 1। ये हमारी सेल्सियस स्केल आ गई। अब बारी है फ़ारेनहाइट स्केल की। एक बात बताओ, जब हम केल्विन स्केल में 100 यूनिट्स आगे आते हैं तो सेल्सियस स्केल में भी जो डिफरेंस आता है वो 100 यूनिट का होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में वही डिफरेंस 180 यूनिट्स का होता है। तो हमें जो लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरीके की लाइन मिलेगी, और उसकी जो 0 वैल्यू है उसके हिसाब से लाइन वो तो या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, लेकिन उसका स्लोप इन सेल्सियस वाली या केल्विन वाली स्लोप से ज़्यादा होगा, थोड़ा इस तरीके से ज़्यादा होगा। तो हमारे पास आ जाता है फ़ारेनहाइट स्केल का ग्राफ कुछ इस तरीके से। ये वो टेम्परेचर है जिस वक्त फ़ारेनहाइट स्केल पे हमें रीडिंग 0 दिखाई देगी, तो हमारे पास इस तरीके से एक लाइन आ जाती है।
अब फ़ारेनहाइट स्केल को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, उसका 0 पॉइंट मैच करा देते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर जो कि 0 केल्विन है उससे, तो हमें मिलता है रैंकाइन स्केल। यानी अगर मैं इसी लाइन को इधर शिफ्ट कर दूं कि इसका 0 पॉइंट यहाँ आ जाए, तो कुछ इस तरीके से इसी लाइन के पैरेलल जो लाइन आएगी वो हो जाएगी हमारी रैंकाइन स्केल। तो वो कुछ इस तरीके से आ जाती है। देखो हमारे केल्विन और सेल्सियस स्केल की स्लोप सेम है, हमारे रैंकाइन और फ़ारेनहाइट स्केल की स्लोप सेम है। इसका और एक मतलब है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये वाली दो लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। इस ग्राफ को देख के हमें समझ क्या आता है, ये ग्राफ हमने बनाया क्यों है। देखो कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर हमें दो अलग अलग स्केल्स पे सेम न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम इस टेम्परेचर पे आ जाएं, इस टेम्परेचर की जो भी वैल्यू है 50 केल्विन, 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन, जो भी वैल्यू है, 300 केल्विन नहीं है यहाँ पे मुझे पता है, ये कौन सा टेम्परेचर है वो भी हम पता करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखो हमारे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में जो भी रीडिंग आती है वो सेम आती है, सेम न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था कि वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है -40। ये इन दोनों स्केल्स की लाइन का इंटरसेक्शन है। ऐसे कितने और इंटरसेक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर भी एक इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है। यानी एक टेम्परेचर ऐसा भी होगा जब केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में हमें सेम न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देगी। क्या हमारे पास कोई और इंटरसेक्शन इस तरीके का पॉइंट है? देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यानी कभी भी रैंकाइन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम न्यूमेरिक वैल्यू हमें नहीं दिखेगी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल वाली लाइन भी पैरेलल है, यानी केल्विन और सेल्सियस स्केल में भी हमें कभी सेम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलेगी। फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ हो रहा है, इसकी वैल्यू हम पता कर चुके हैं -40 डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट, फर्क नहीं पड़ता। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल नहीं है, तो इनका भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसे भी पता किया जा सकता है। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये भी देखो पैरेलल नहीं है, तो इनका भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन वो इंटरसेक्शन होता है इस तरफ, देखो इधर कहीं जाकर के, आगे जाकर के कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगे। पर हमारा टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ हो जाता है 0 केल्विन। उससे कम टेम्परेचर में तो हम जा ही नहीं सकते, वो तो टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेगेटिव टेम्परेचर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो रैंकाइन और सेल्सियस में भी एक ऐसी वैल्यू आ सकती है टेम्परेचर की जिसमें हमें सेम न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देगी, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो वैल्यू अचीव करना इम्पॉसिबल है, वो हम अचीव नहीं कर सकते। उसकी कैलकुलेशंस भी हम ज़रूर करेंगे। सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में हमारे पास जो रिलेशन है वो है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273.15। आप केल्विन की कोई भी वैल्यू डालो, जैसे 500 केल्विन पर हमारे पास सेल्सियस में क्या वैल्यू आएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 500 -273.15, और जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री सेल्सियस में हमारे उस टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक रैंकाइन स्केल और केल्विन स्केल का भी कन्वर्जन फैक्टर है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे केल्विन स्केल ये है हमारी y इज इक्वल टू x, इस तरीके की लाइन। रैंकाइन स्केल है हमारी y इज इक्वल टू, उसका कुछ स्लोप ज़्यादा है तो वो हो जाता है 1.8 टाइम्स x। तो हमारे पास इन दोनों स्केल्स की इक्वेशन भी आ गई है। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें क्या रीडिंग मिलती है केल्विन्स में। तो वैसे तो हम जानते हैं इस जगह हमारी न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, यानी ये वैल्यू है -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सॉल्व कैसे करें कि ये केल्विन में इस वक्त क्या वैल्यू थी। अगर आपको ये -40 कहाँ से आया वो पता करना है तो आप एक काम करो, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वाली इक्वेशन को लाओ। क्योंकि उस वक्त न्यूमेरिक वैल्यू सेम है तो हम लिख देंगे फ़ारेनहाइट की जगह भी लिख देंगे x इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस में भी हमें सेम न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही थी तो यहाँ भी लिख देंगे x + 32। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाती है -40। अब हमारे पास आ गया है -40 डिग्री सेल्सियस। हमें पता करना है कि इस वक्त केल्विन में यहाँ पर वैल्यू कितनी थी। तो सेल्सियस और केल्विन में हमारे पास एक रिलेशन है। यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस की जगह लिख देंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह लिख देंगे -40 इज इक्वल टू k -273.15। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है, k इज इक्वल टू 273.15 - 40, यानी कि 233.15 केल्विन। तो हमारे पास ये जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू आ जाती है 233.15 केल्विन। इस ग्राफ में हमारे पास और एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला। अब इस पॉइंट की वैल्यूज़ को पता करते हैं।
इस पॉइंट पे हमारे पास देखो केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। मान लो वो वैल्यू है x। हमारे पास फ़ारेनहाइट का रिलेशन यहाँ से है और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। तो पहले हम वो रिलेशन लिख देते हैं, F इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273.15 प्लस 32। फ़ारेनहाइट और केल्विन में हमारे पास सेम न्यूमेरिक वैल्यू है x, तो हम यहाँ पर रख देंगे x इज इक्वल टू 9/5, इधर भी आ जाएगा x माइनस 273.15 प्लस 32। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 9/5x माइनस 491.67 प्लस 32। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस 4/5x इज इक्वल टू माइनस 459.67, और इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ये देखो ये प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 574.59 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या फिर केल्विन हो, सेम न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिल रही है इस जगह पे। ये टेम्परेचर यहाँ देखो केल्विन स्केल पे भी हमारे पास वैल्यू होगी 574.59 और यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल पे भी हमें जो न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई दे रही होगी उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप पता करो कि सेल्सियस स्केल और रैंकाइन स्केल में सेम न्यूमेरिक वैल्यू किस टेम्परेचर पे आती। हम जानते हैं कि वो वैल्यू इस डायरेक्शन में हमें आती हुई कहीं दिखाई दे रही है, उस वक्त केल्विन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, पर उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू तो होगी। आप उसे सॉल्व करो और उसको कमेंट में पोस्ट करो ऐसे A1 इज इक्वल टू योर आंसर 1 इज इक्वल टू जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आती है। साथ में इस बात का ध्यान रखना कि इसे हम फिजिकल वर्ल्ड में अचीव नहीं कर सकते, टेम्परेचर 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता। टेम्परेचर स्केल्स के बारे में हमने काफ़ी थ्योरी पढ़ ली, उसकी सारी हिस्ट्री देख ली। अब समय आ गया है कुछ न्यूमेरिकल्स करने का और अपना खुद का एक टेम्परेचर स्केल बनाने का। हमने देखा था कि टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए हमें कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए जिसका कि लीनियर वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, और हमारे पास चाहिए होते हैं 2 रेफरेंस पॉइंट। लीनियर वेरिएशन मतलब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, मान लो इसका लेंथ टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज करती है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाता है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हम उस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है लेंथ हो या फिर इसकी डेंसिटी हो या फिर इसका रेजिस्टेंस हो, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। साथ में हमारे पास होने चाहिए 2 रेफरेंस पॉइंट। जैसे हमने जब सेल्सियस स्केल बनाया था तो ये था पिघलती हुई बर्फ और उबलता हुआ पानी। पिघलती हुई बर्फ पे हमने बोल दिया था ओके यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस तरीके के जब स्केल बनाते हैं तो यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखते हैं, वो होता है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, ज़रूरी नहीं है वो 0 या 100 हो सकता है यहाँ पर 5 और 15 हो, या कोई भी 2 और वैल्यूज आ सकती हैं। तो उन वैल्यूज को भी हम नाम दे देते हैं L' एंड H'। L' यानी लोअर रेफरेंस टेम्परेचर पे हमें क्या न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देती है, और H' यानी कि इस हायर रेफरेंस टेम्परेचर पे हमें क्या न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देती है उस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज के कारण। और बन गया हमारा स्केल। स्केल का काम क्या होता है? स्केल का काम होता है कि यहाँ पे अगर हमें पता करना है ये टेम्परेचर क्या है तो कैसे पता करें। देखो टेम्परेचर हमें दिखाई तो देता नहीं है, हमें प्रॉपर्टी में चेंज दिखाई देता है। तो किसी भी टेम्परेचर पे हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देगी। मान लो हमें ये वाली वैल्यू दिखाई देती है, मान लो हमारी 2 रेफरेंस पॉइंट पे वैल्यूज थी 5 और 15, इस वक्त हमें रीडिंग दिखाई दे रही है 12। तो हम पता करना चाहते हैं इस वक्त अच्छा टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रही होगी, तो हम इस लीनियर स्केल का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम देख के पता कर लेंगे ओ इस वक्त टेम्परेचर की वैल्यू ये थी, क्योंकि इस एक्सिस पे हमारे पास था टेम्परेचर, यहाँ पर हमारे पास थी प्रॉपर्टी। मान लो अभी लेंथ LENGTH लेंथ वो प्रॉपर्टी है, हमने लेंथ की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू देख करके हमने टेम्परेचर की वैल्यू बता दी। इस तरीके से स्केल्स काम करते हैं। ओके, हमें इस स्केल पे जो भी रीडिंग देखने को मिलती है उसे हम बोल देंगे X', इस तरफ हमारे पास है वैल्यू X। अब एक बार इसको फिर से क्लियरली समझ लो, हमारे पास एक लीनियर वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। लोअर रेफरेंस पॉइंट पे हमें कुछ वैल्यू मिलती है L', हायर रेफरेंस टेम्परेचर पे हमें कुछ वैल्यू मिलती है H', और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि ओ अगर मेरी वैल्यू इतनी आती है, इतनी आती है, इतनी आती है, जो X' वैल्यू आती है उस वक्त हमारा टेम्परेचर कितना था, यानी कि टेम्परेचर X कितना था। हमें इस X और X' के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालें? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो हमें यहाँ पर देखो एक इस तरीके से ट्राइंगल दिखाई देता है। ये ट्राइंगल क्या है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
और यहाँ पर भी देखो एक छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों का एंगल ये यहाँ पर थीटा सेम है, तो हमारे पास ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर आप टैन थीटा का यूज़ कर सकते हो। देखो ये एंगल थीटा तो दोनों ही ट्राइंगल के केस में सेम है, यानी कि टैन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, या फिर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, इन दोनों का रेशियो सेम आने वाला है। तो वही रेशियोज हमें कैलकुलेट करने हैं। इससे मैं बोल देता हूँ ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाता है हमारा बेस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए हमारा ये हो जाएगा, इसे मैं बोल देता हूँ P2 और इसे मैं बोल देता हूँ B2। यहाँ पर हमारे पास है एंगल थीटा जो दोनों ही केस में सेम है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय B2। अब P की वैल्यू कितनी है? P है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेंथ, यानी कि H डैश माइनस L डैश, ये वाली लेंथ। तो इन्हीं को बस वैल्यूज को हमें रिप्लेस करते जाना है। H डैश माइनस L डैश डिवाइडेड बाई बेस B। B कौन सा है? ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ कितनी है? देखो H माइनस L, यहाँ हम लिख देंगे H माइनस L इज इक्वल टू P2 बाई B2। P2 कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी x डैश माइनस L डैश, x डैश माइनस L डैश डिवाइडेड बाय B2। B2 की वैल्यू कितनी है? ये B2 की वैल्यू आ जाती है x माइनस L, x माइनस L। और आ गया हमारा फॉर्मूला। इतना सिंपल ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं। देखो यहाँ पे जिन जिन टर्म्स में डैश है उन सभी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। तो ये जो टर्म है इसे यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ और ये जो टर्म है इसे इस तरफ ले आओ, तो हमारा कुछ नया फॉर्मूला बन जाता है। वो जाएगा x माइनस एल डिवाइडेड बाई एच माइनस एल इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एल डैश डिवाइडेड बाई एच डैश माइनस एल डैश। और ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसे हमें याद रखना है। इसी को याद रखने का और एक तरीका, आप एक इस तरीके से लाइन खींचो, यहाँ पर लिख दो L, यहाँ पर आ जाएगा X और यहाँ पे कहीं है हाई पॉइंट। वो दूसरी तरफ हो जाता है L डैश X डैश और यहाँ पे हाई पॉइंट। अब क्योंकि एक लाइन है तो हमारे पास कुछ रेशियोज की प्रॉपर्टी होती है। वो होती है कि ये वाली लाइन लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ विल बी इक्वल टू ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ। आप ये लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली यही फॉर्मूला मिलने वाला है। अब देखिए इसे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हमारा डे टू डे लाइफ वाला। एक तरफ है हमारे पास सेल्सियस स्केल, दूसरी तरफ है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। इन दोनों का कन्वर्जन फैक्टर हम काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम उसे डेराइव करेंगे। देखो सेल्सियस स्केल में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल बनाने के लिए हमने उन्हीं दो रेफरेंस पॉइंट पे वैल्यूज़ निकाली 32 और 212। ये हमने पहले जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी उससे मैच किया और हमने उसे फ्रीज कर दिया, लॉक कर दिया कि अब से हमेशा उबलते हुए पानी यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू 212 बोलेंगे। हम हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ऐसा डिफाइन कर दिया गया। सेल्सियस की टर्म में फ़ारेनहाइट को डिफाइन कर दिया गया। एक बार ये हमने डिफाइन कर दिया तो अब हम रिलेशन निकाल सकते हैं हमारे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि जब भी कोई फ़ारेनहाइट की वैल्यू है उसका सेल्सियस से क्या लेंगे। हम सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। देखो एक्स डैश माइनस एल डैश डिवाइडेड बाई एच डैश माइनस एल डैश, यानी ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो एक्स डैश मानी एक्स डैश की जगह लिख देंगे एफ माइनस एल डैश है 32 डिवाइडेड बाई हाई पॉइंट है 212 माइनस लो पॉइंट है 32 इज इक्वल टू हमारे सेल्सियस स्केल में डिग्री सेल्सियस यहाँ हम लिख देंगे माइनस 0 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाती है f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 100। 10 से 10 कट गया, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाती है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, या फिर इसी को लिखने का तरीका हो जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस।
इस तरीके से हम दो टेम्परेचर स्केल्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आप चाहो तो अपने मन से यहाँ पर कुछ और वैल्यूज रख सकते हो, एक अपना नया खुद का पर्सनल टेम्परेचर स्केल बना लो। यहाँ पे आप बोल दो कि हम तो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर की वैल्यू मान लेंगे, मान लो 50, कुछ भी इसका नाम रख दिया मैंने, मान लियो डिग्री वी, विक्रांत टेम्परेचर स्केल। और हाई पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस की जगह मैं यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू मान लूँगा 200 डिग्री वी। तो इस तरीके से मैं एक नया अपना खुद का टेम्परेचर स्केल बना सकता हूँ। वाटर बॉइल्स एट -50 डिग्री पी एंड फ्रीजेज एट -170 डिग्री पी। पहले हम डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, अभी हमने डिग्री वी एक स्केल बनाया था। इस बार क्वेश्चन में डिग्री पी एक नया स्केल बना दिया गया है और हमें दो रेफरेंस टेम्परेचर दे दिए गए हैं। जैसे कि वाटर बॉयल होता है -50 डिग्री पी पे और फ्रीज होता है -170 डिग्री पी पे। फिर हमसे पूछा गया है कि अगर 350 केल्विन कोई टेम्परेचर है तो उसकी रीडिंग इस नए डिग्री पी वाले स्केल में क्या दिखेगी। जैसे 70 पी दिखेगी या 80 डिग्री पी दिखेगी, क्या वैल्यू वो दिखाई देगी। तो इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। पहले तो हमें ये लो पॉइंट और हाई पॉइंट जो है उनकी वैल्यूज लिख देते हैं। इस बार हम लिखेंगे केल्विन में। वैसे तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस बार हमें केल्विन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि आंसर में हमें कुछ केल्विन रिलेटेड चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 273.15 केल्विन और इधर आ जाएगा 373.15 केल्विन। वाटर बॉइल्स एट -50 डिग्री पी, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी -50। वाटर फ्रीजेस एट, यहाँ पर है टेम्परेचर हमारा -170 वैल्यू आने वाली है। इसके बाद हमें पूछा है कि ये वाली वैल्यू जिस वक्त टेम्परेचर की वैल्यू थी, अच्छा ये 273 है, ये 373 है, तो 350 इधर कहीं आएगा, इसके आसपास कहीं आएगा। तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए -50 से -70, इधर कहीं हमारी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इस वैल्यू को पता करते हैं। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज लगा देंगे। x डैश वो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू जो हमें पता करनी है, तो x डैश को हम लिखे देंगे, x ही लिख देते हैं। -l डैश, यहाँ पे लो पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी है -170, तो यहाँ पे हमें -170 लिखना है। सिर्फ 170 मत लिखना, गलती हो जाएगी। h डैश -l डैश, h डैश की वैल्यू है -50 माइनस l डैश है -170 इज इक्वल टू x माइनस एल। एक्स की वैल्यू कितनी है 350 माइनस एल की वैल्यू है 273.15 डिवाइडेड बाई 373.15 माइनस 273.15, जिसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू तो होती है 100। तो आप हमेशा ये चीज़ देखोगे कि हमारे पास इस एंड पे जो वैल्यू आती है वो दरअसल इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने डिविजन्स हैं, जो कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल दोनों में ही हमारे 100 होते हैं, और यहाँ पर कितने इन दोनों के बीच में डिवीजन है वो वाली वैल्यू आएगी। देखो -50 और -170 के बीच में कितना डिफरेंस है 120 यूनिट्स का। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी वैल्यू आने वाली है 120। इसी को सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x + 170 इज इक्वल टू 350 माइनस 273.15 और इधर से हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100। इसी को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। x इज इक्वल टू 350 माइनस 273.15, उसकी वैल्यू आ जाती है 76.85 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 170, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 92.22 माइनस 170, या फिर इसकी वैल्यू आ जाती है -77.78। और आंसर क्या आएगा, हमें पूछा है ये तो न्यूमेरिक वैल्यू आई है, आंसर हमें लिखना पड़ेगा इस तरीके से आएगा। आंसर इज इक्वल टू -77.78 डिग्री पी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ भी देखो डिग्री पी में था, यहाँ भी डिग्री पी में था, तो हमारी वैल्यू भी आती है -77.78 डिग्री पी। और एक चीज़ देखो 350, ये तो एक्चुअली डायग्राम ऐसा है, लेकिन यहाँ 373 था तो हमारा 350 यहाँ कहीं आने वाला था। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू -50 के आसपास कहीं आनी चाहिए थी, और देखो -50 से थोड़ी सी कम हमारी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ नेगेटिव में थी तो काफ़ी स्कोप था कि हम कुछ गलती कर सकते थे। मान लो हम गलती करते और हमारा आंसर आ जाता -40 डिग्री पी, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि आंसर गलत है। कैसे गलत है, देखो हमारा जो टेम्परेचर है, इनपुट टेम्परेचर, ये 350 इन दोनों के बीच में था, तो इस तरफ जो हमें वैल्यू मिलती वो भी इन दोनों के बीच में मिलती, -50 और -170 के बीच में। अभी -40 इस रेंज से ही बाहर है,
तो कई बार हमारी गलतियों को हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। और एक सवाल सॉल्व करते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वाटर बॉइल्स एट 50 डिग्री P एंड फ्रीजेज एट 170 डिग्री P। व्हाट वुड 350 K रीड? ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दोबारा तो नहीं आ गया? नहीं, पिछली बार -50 डिग्री P था और इस बार 170 डिग्री P है। तो इसको वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले हमारे पास तो यहाँ पर था 273.15 जो हमारा बर्फ़ पिघलने का टेम्परेचर है, यहाँ पर आ जाता है 373.15 केल्विन। अब वाटर बॉइल्स एट 50 P, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 डिग्री P एंड वाटर फ्रीजेज एट L डैश की वैल्यू आ जाती है 170 डिग्री P। क्या आपको कुछ गलत दिख रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखो, इस तरफ तो हम जा रहे हैं तो हमारे वैल्यू बढ़ रही है, न्यूमेरिक वैल्यू देखो 273 से बढ़कर 373 हो गई। लेकिन यहाँ जब हम ऊपर जा रहे हैं तो देखो यहाँ पर वैल्यू 170 की जगह 170 से 50 हो गई, यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमने बात करी थी हमें स्केल बनाने के लिए लीनियर वेरिएशन चाहिए होता है। तो हमारे पास लाइन तो है, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला था कि वो लाइन हमेशा ऐसी होनी चाहिए। वो लाइन हो सकता है ऐसी हो, तो इस बार हमारी लाइन का स्लोप ऐसे ना हो करके ऐसे है अभी भी लीनियर वेरिएशन। तो स्केल्स तो हम बना के रखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। इस बार ये हमारी लाइन है और लो पॉइंट यानी कि जिस वक्त बर्फ़ पिघलती है उस वक्त हमें टेम्परेचर पे वैल्यू मिलती है। कितनी मिलती है? फ्रीजेज एट 170 डिग्री P। जिस वक्त वाटर बॉयल होता है उस वक्त हमें वैल्यू मिल रही है, इस वक्त वैल्यू है 50 डिग्री P। हमसे पूछा गया है कि 350 केल्विन, इस बार मैं उसको भी सही जगह बनाऊंगा, 350 केल्विन यहाँ कहीं पे होगा, 350 केल्विन। उस वक्त हमें न्यूमेरिक वैल्यू इस डिग्री P वाले स्केल में कितनी मिलेगी? तो हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, ये वाली वैल्यू, उसको मैं लिख देता हूँ x। हमें x की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, इस बार देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल दिख रही है, तो इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है। अगर हमें कैलकुलेशन सिंपल बनानी है तो देखो हमें पता है ये वाली वैल्यू तो थी 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाली वैल्यू थी 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम एक काम करते हैं, 350 केल्विन को भी पता कर लेते हैं सेल्सियस में कितना होता है। और 350 केल्विन सेल्सियस में आ जाता है 76.85 डिग्री सेल्सियस। तो हम केल्विन की वैल्यूज़ यहाँ से हटा सकते हैं, हम सेल्सियस के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारा ये वाला फॉर्मूला थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि वेरिएशन अभी भी लीनियर है तो हम एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो x डैश की जगह जो हमें वैल्यू पता करनी है x, वो हम यहाँ लिख देंगे माइनस L डैश। L डैश की वैल्यू कितनी है? 50। हाँ, गलत। लो पॉइंट पे हमें जो स्केल में वैल्यू मिल रही है वो है L डैश, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 170। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 170 डिवाइडेड बाई H डैश। H डैश कौन सा है? हाई पॉइंट पे हमें उस स्केल में जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू आती है 50 माइनस यहाँ पर है L डैश। L डैश क्या है? लो पॉइंट पे हमारे स्केल में क्या वैल्यू दिखती है वो है 170 इज इक्वल टू x माइनस L। x की वैल्यू कितनी है? 76.85 माइनस लो पॉइंट है, यहाँ पे देखो 0 है तो लो पॉइंट है तो -0 डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट 100 माइनस 0। ये देखो सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा हुआ, ये कुछ कैलकुलेशंस हमारी बच गई। दूसरी बार डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास यहाँ पे देखो कितने डिविजन्स थे? 120, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। यहाँ पर कितने डिविजन्स थे हमारे पास? 100, तो यहाँ पे 100 आएगा। क्योंकि लाइन इस बार उल्टी है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव और इस तरह की वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 170 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, ये माइनस 120 होगा इंटू 76.85। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 92.22 प्लस 170 यानी कि x इज इक्वल टू 77.78 डिग्री P। पिछले केस में जब हम सॉल्व कर रहे थे उस वक्त आंसर आया था माइनस 77.78 डिग्री P। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, न्यूमेरिक वैल्यू सिमिलर दिख रही है लेकिन इस बार ये पॉजिटिव 77.78 डिग्री P है। इस क्वेश्चन में हमें यही समझना था कि ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी हमेशा बढ़े। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कम होती है? देखो, किसी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा गर्म करते हैं तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है लेकिन मास तो कांस्टेंट होता है, तो उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है डेंसिटी जैसी जो एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है सारी प्रॉपर्टीज़ ऊपर जाएं। कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से टेम्परेचर के साथ कम भी हो सकती है वैल्यू उनकी।
यहाँ पे हमारे पास है केल्विन स्केल। 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, एक आता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, जो कि हमारा पहला रेफरेंस पॉइंट था। एक केस में उस वक्त हमें वैल्यू क्या मिली थी, -170, और दूसरे केस में हमें वैल्यू मिल रही थी +170। फिर उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ता है, हम दूसरे रेफरेंस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त एक स्केल में हमें वैल्यू मिली थी -50 डिग्री पी और दूसरे स्केल में हमें वैल्यू मिली थी +50 डिग्री पी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक केस में प्रॉपर्टी बढ़ रही है, भले ही दोनों वैल्यूज नेगेटिव में, दोनों वैल्यूज नेगेटिव में। दूसरे केस में हमारी वैल्यूज कम होती जा रही थी, भले ही दोनों वैल्यूज उस वक्त पॉजिटिव थी, ये भी 170 पॉजिटिव था, यहाँ पे भी 50 पॉजिटिव था, लेकिन वैल्यूज इस तरीके से कम हो रही थी। तो प्रॉपर्टी कम या ज़्यादा हो सकती है, हमें तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एज के साथ जब हमारी हाइट बढ़ती है तो हम बोलते हैं, मान लो 1 साल में मेरी हाइट 2 इंच बढ़ गई, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मेरी हाइट बढ़ गई है 2 यूनिट्स। कौन सी यूनिट, इंच। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह बोलूँ कि सेंटीमीटर में मेरी हाइट कितनी बढ़ी, तो सेंटीमीटर तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस केस में मैं लिखूंगा लगभग 5 सेंटीमीटर मेरी हाइट बढ़ी है। अगर हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो हमें 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें 5 दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग स्केल्स के कारण हमें अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यूज़ दिखाई देती हैं। टेम्परेचर स्केल्स भी कोई नई चीज़ नहीं है, उसमें भी सेम फॉर्मूला होता है। जैसे पानी के बर्फ़ जमने से पानी के उबलने तक सेल्सियस में हमारे पास 100 डिविजन्स थे, तो हमने टेम्परेचर को 100 यूनिट्स बढ़ाया है। लेकिन सेम चीज़ अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो हाँ, वहाँ पर टेम्परेचर 180 यूनिट्स बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर तो एक्चुअली हमने उतना ही बढ़ाया है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन फ़ारेनहाइट में वो दिखाई कुछ और देगा। मान लो हमें एक टेम्परेचर स्केल्स के बीच में रिलेशन दिया गया है कि कोई नया टेम्परेचर स्केल है x = 1.8 टाइम्स डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब हमसे पूछा गया है कि अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज 4 डिग्री का हुआ है तो इस डिग्री x में कितना चेंज हुआ होगा। तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं, पहले समझते हैं। हमारे पास ये टेम्परेचर स्केल है डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ से हमने इस लाइन को प्लॉट कर दिया, तो देखो ये हमें इस तरीके से वेरिएशन मिल जाता है। अब डिग्री x में हम 4 यूनिट का चेंज करेंगे, तो इस 4 यूनिट के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर, ये वाली लेंथ कुछ और होगी। वो चेंज कितना होगा वो हमें पता करना है। इसे सॉल्व करने का सबसे इनएफिशिएंट तरीका है कि आप टेम्परेचर की वैल्यू ले लो 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर की वैल्यू ले लो 4 डिग्री सेल्सियस। देखो हमने टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखो तो आपको x की 2 अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी, और अब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि डिग्री x में कितना चेंज आ रहा है। या फिर इसे करने का और एक तरीका हो सकता है, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो लिख देंगे x = 1.8 c प्लस 1.8 टाइम्स 273.15। अब देखो ये तो एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसमें चेंज होगा उसके कारण इसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, या फिर आप बोलो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x = 1.8 टाइम्स डेल्टा c प्लस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो ये 0 आ जाएगा, कि बेसिकली हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ आ जाता है dx = 1.8 dc प्लस, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो 0 आने वाली, और ये dx dc की जगह हम डेल्टा x = 1.8 डेल्टा c इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लो, आपको रिलेशन मिल जाएगा डेल्टा x = 1.8 टाइम्स डेल्टा c। डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है, 4 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पे चेंज हुआ है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा x = 1.8 टाइम्स 4 न्यूमेरिक 4, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.2। 4 डिग्री सेल्सियस के चेंज के कारण हमारे x स्केल में 7.2 यूनिट्स का चेंज आने वाला है। अच्छा, क्या कोई गेस कर सकता है कि ये स्केल कौन सा स्केल है? ये जो x स्केल है, हमने 4 स्केल पढ़े थे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन एंड रैंकाइन, तो ये कौन सा वाला स्केल है? कमेंट करके बताओ मुझे। उसको आप कर दोगे आंसर की, आंसर 2 लिखना है आपको। आंसर 2 = जो भी स्केल है, और उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो। आपको बताना है कि अगर हम फ़ारेनहाइट में कितना चेंज आएगा अगर हम सेल्सियस में 5 यूनिट का चेंज करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, आंसर कमेंट में लिखो। टेम्परेचर स्केल्स में और एक तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है फॉल्टी स्केल। फॉल्टी स्केल का मतलब जिस वक्त हमारे थर्मोमीटर को 0 डिग्री सेल्सियस बताना चाहिए था उस वक्त उसमें रीडिंग आती है 5 डिग्री सेल्सियस, एक गलत रीडिंग आ गई। या फिर जिस वक्त उसे 100 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दिखानी चाहिए थी उस वक्त हमें रीडिंग मिलती है 95 डिग्री सेल्सियस।
एक बार फिर से रीडिंग गलत आ गई है, इसीलिए इसे बोलते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो, जब भी हम रीडिंग ले रहे थे तो यहाँ पर इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी लीनियरली टेम्परेचर के साथ वेरी हो रही थी। जैसे इसका वॉल्यूम लीनियरली बढ़ता था, उसके कारण यहाँ पर हमें लेंथ लीनियरली बढ़ती हुई दिखाई देती थी। लेकिन जब थर्मोमीटर में फॉल्ट आ गई है, तब भी जो प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है उसे हम मानेंगे कि लीनियर वेरिएशन हो रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थर्मोमीटर तो फॉल्टी है, किसी भी तरीके का वेरिएशन हो सकता था, लेकिन हम फिर भी अज्यूम करेंगे कि वेरिएशन हमेशा लीनियर है। अगर वेरिएशन लीनियर नहीं हुआ तो वो सब क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे सिलेबस से बाहर है। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करें? अगर आपने इस तरीके के थर्मोमीटर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि स्केल तो वही होता है, एक तरफ मार्किंग्स होती हैं डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, दूसरी तरफ मार्किंग्स होती हैं डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से। एक ही थर्मोमीटर पे हमारे पास दो स्केल की मार्किंग होती है। तो यहाँ पर भी समझ लो, एक तरफ डिग्री सेल्सियस की मार्किंग से और दूसरी तरफ कोई नया हमने एक तीसरा थर्मो टेम्परेचर स्केल बना दिया, उसकी मार्किंग से 5 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। अब हम एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के इन दो टेम्परेचर स्केल्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस फॉल्टी स्केल पे अगर हमें रीडिंग दिख रही है 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि फॉल्टी रीडिंग है, उस वक्त एक्चुअली टेम्परेचर कितना रहा होगा? 48 डिग्री सेल्सियस रहा होगा या क्या रहा होगा? वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम x डैश जो मानेंगे इस नए स्केल पे, उसकी वैल्यू है 50, और हमें पता करना है x जो एक्चुअल वैल्यू आनी है वो कितनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। x डैश यानी फॉल्टी स्केल पे जो रीडिंग दिखाई दे रही है वो है 50, माइनस l डैश इस नए फॉल्टी स्केल पे लोअर पॉइंट कितना है 5, डिवाइडेड बाई h डैश यानी यहाँ पर वैल्यू क्या है 95, माइनस l डैश फिर से आ जाएगा 5, इज इक्वल टू x जो हमें पता करना है तो उसको x ही लिख देते हैं, माइनस l की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाता है 1/2, यानी x की वैल्यू आ जाती है 50। ये क्या होगा? फॉल्टी स्केल पे अगर हमें वैल्यू दिख रही थी 50 डिग्री सेल्सियस, तो भी उस वक्त करेक्ट टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या थर्मोमीटर सही हो गया? अभी तो फॉल्टी था, सही कैसे हो गया? ये वही वाली बात हो गई कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय तो बता ही देती है। तो वैसे ही है, खराब थर्मोमीटर भी एक बार सही टेम्परेचर तो बता ही दे रहा है। इसका और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अगर हमें फॉल्टी थर्मोमीटर पे 32 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग दिखाई दे रही है, उस वक्त हमारी एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी? तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखो, और आपको लिखना है A3 इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसे कमेंट कर। आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम गैस लॉस को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन गैस लॉस के बारे में करते हैं। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके का, उसमें हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगा रखा है और इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। गैस का कुछ टेम्परेचर भी होगा, गैस का कुछ प्रेशर भी होगा। अच्छा, प्रेशर होता क्या है? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर जाते हैं, टकराते हैं, इधर उधर सभी दीवारों पर टकराते हैं और फिर वापस मुड़ जाते हैं, तो दीवार पे इस तरीके से कोलिजन के कारण कुछ मोमेंटम ट्रांसफर होता है। वो मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर एरिया वही हो जाता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर। तो हमारे पास गैस के इस टकराने के कारण दीवार पर प्रेशर आता है। अगर हम गैस का वॉल्यूम बढ़ा दें तो क्या होगा? देखो, अगर मैं पिस्टन को यहाँ से मूव कर दूँ इस तरफ, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन हमने इनकी एनर्जी कम नहीं करी, हमने इनकी वेलोसिटी कम नहीं करी। तो ये टकराएंगे तो उसी स्पीड से मोमेंटम ट्रांसफर अभी भी उतना होगा, लेकिन अब जो पार्टिकल पहले यहाँ जाकर तुरंत टकराता था, अब उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो हर एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में पहले मान लो 100 कोलिजन करता था, तो अब शायद 50 ही कोलिजन कर पाए। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा, इसका एरिया तो उतना ही है, तो इसके ऊपर प्रेशर कम आ जाएगा। इसीलिए अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हमारी गैस का प्रेशर कम हो जाता है, भले ही इनकी वेलोसिटी उतनी ही रही, यानी कि इनकी इंटरनल एनर्जी में हमने कोई चेंज नहीं किया, इनका टेम्परेचर हमने नहीं छेड़ा है। सेम टेम्परेचर पे अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। इसे मैं लिख देता हूँ, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/V एट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, इस बार हम प्रेशर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। प्रेशर को कैसे कांस्टेंट रखेंगे? देखो, हमारे पास इसमें एक गैस भरी हुई है, इस बार हमने ये पिस्टन को ऊपर की तरफ रखा हुआ है।
अगर इसका प्रेशर बढ़ता है गैस का किसी तरीके से, मान लो हमने गर्म किया गैस को, गैस का प्रेशर बढ़ गया, तो ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा, पिस्टन ऊपर मूव करने लग जाएगा। पिस्टन कब तक ऊपर मूव करेगा? जब तक ऊपर और नीचे प्रेशर सेम ना हो जाए। ऊपर की तरफ हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो गैस का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसका जो भी mg है, mg डिवाइडेड बाय इसका जो भी एरिया है, तो गैस का प्रेशर भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी और वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमको गैस का प्रेशर ज़्यादा रखना है तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मास रख देते हैं। तो गैस का प्रेशर इस तरीके से हम कांस्टेंट कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेगा। अब बताओ होगा क्या? मान लो मैं से यहाँ से गर्म करता जाऊँ, तो ये पार्टिकल्स तेज़ी से इससे जाके टकराएंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी है, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएगा और ये इस तरीके से हमारा पिस्टन ऊपर आ जाएगा। अगर पिस्टन ऊपर गया है तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इससे टकरा रहे थे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स को ऊपर नीचे आने जाने में टाइम लगेगा। पार्टिकल्स का टेम्परेचर इस बार बढ़ चुका है, गैस का टेम्परेचर बढ़ चुका है, पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से इससे टकराएंगे, लेकिन नंबर ऑफ कोलिशंस थोड़े कम हो जाएंगे। तो किसी ना किसी तरीके से प्रेशर फिर से उतना ही मेंटेन हो जाएगा जितना कि पहले था। तो अगर हमने प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रखी है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमारे पास ये जो दो ऑब्जर्वेशंस आए हैं ये एक्चुअली दो लॉज हैं। पहला है हमारा बॉयल्स लॉ, जिसमें प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, या फिर हम बोल सकते हैं P इंटू वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी एट एनी गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये हमारे दो लॉज हैं। अब इनका यूज़ करके हम एक थर्मोमीटर बनाएंगे, वो थर्मोमीटर है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसका क्या मतलब हुआ? एक थर्मोमीटर है जिसमें गैस की वॉल्यूम कांस्टेंट है। गैस की वॉल्यूम बदलती क्यों है? अभी हमने देखा था कि अगर हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो वो अपना वॉल्यूम बढ़ाती है। ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मान लो इस बल्ब में कोई सी गैस है और हमें इस पानी का टेम्परेचर पता करना है, तो हमने इस बल्ब को पानी के अंदर डुबो दिया, बहुत देर तक हमने उसे वहाँ रखा रहने दिया, इन दोनों का हीट ट्रांसफर हुआ, जो भी हुआ, अब हमारे अंदर की गैस भी इस पानी के टेम्परेचर पे आ चुकी है। मान लो पानी बहुत ज़्यादा गर्म था तो गैस भी बहुत गर्म हो जाएगी, गैस गर्म हो जाएगी तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के कारण गैस इसको इस तरफ पुश करेगी और अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगी। जैसे ही गैस इसे पुश करेगी तो देखो वाटर लेवल यहाँ पर ऊपर आएगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा और यहाँ पर देखो ये कनेक्टेड फ्लूइड है तो हमें इसको भी ऊपर यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। हम ये जो मग है, जो भी कंटेनर है, इसको भी हम ऊपर लेके आते हैं तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। हमें करना है कांस्टेंट वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, तो हम इसको और ज़्यादा ऊपर उठा देते हैं। तो इस बार यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रो जी एच, यहाँ पे रो डेंसिटी होगी इस लिक्विड की, उसके कारण प्रेशर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर गैस के ऊपर उल्टी डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेशर लगने लग जाता है। तो प्रेशर का वैसे डायरेक्शन नहीं होता, मैं बोलना चाहूँगा कि गैस के ऊपर हमने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया तो गैस फिर से कंप्रेस होने लगेगी और हम इसका वॉल्यूम वापस से वाटर लेवल को वहीं ले आते हैं जो भी इसका इनिशियल लेवल था जहाँ से हमने शुरू किया था। अब हम देखते हैं कि पहले जो भी टेम्परेचर था इसका उस वक्त जितना गैस का वॉल्यूम था, अभी वापस से इसका वॉल्यूम उतना ही कर दिया गया है। तो बदला क्या है? देखो हमने यहाँ पे गैस को गर्म किया था, गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो गैस की वॉल्यूम बढ़ी, फिर हमने इस लिक्विड के लेवल को इस तरीके से एडजस्ट किया कि फिर से गैस का वॉल्यूम उतना ही आ गया। इस एडजस्टमेंट करने में हमने इसको देखो थोड़ा सा ऊपर उठाया होगा, तो इस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा हम इसको कितना ऊपर उठा रहे हैं और इस लेंथ को नाप करके ही हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, और इसी लेंथ से हम थर्मोमीटर में रीडिंग लेते हैं। देखते हैं कैसे। लो डेंसिटी पे हमारी इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय V। अब अगर हम गैस की इनिशियल और फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ एक कांस्टेंट हो जाती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसको मैं मान लो काट के लिख देता हूँ C। प्रेशर इज इक्वल टू CT। गैस का प्रेशर कितना है
गैस का प्रेशर होगा, देखो यहाँ पे जो भी PATM है प्लस ये वाला जो भी लिक्विड के लेवल में डिफरेंस है वो जाएगा ρGH। तो हमारे पास गैस का प्रेशर आ जाता है PATM प्लस ρGH इज इक्वल टू CT। PATM को दूसरी तरफ ले जाओ, पूरी की पूरी इक्वेशन को ρG से अगर हम डिवाइड कर दें तो देखो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, H इज इक्वल टू CT माइनस PATM डिवाइडेड बाई ρG डिवाइडेड बाई ρG। इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं जैसे H इज इक्वल टू A टाइम्स T माइनस B, या माइनस B प्लस B लिख दो। यहाँ पर B इज इक्वल टू माइनस PATM डिवाइडेड बाई ρG और A, ये यहाँ पर B और A दोनों कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। अब आप देखो हाइट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये वाली H इसे हम नाप सकते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी हो रही है। तो हमारे पास टेम्परेचर के साथ हिसाब से एक लीनियर वेरिएशन आ गया और अब हम इसका बड़ी आसानी से टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो IIT JEE में पूछा गया था उसे हम सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड अपॉन, यहाँ पे 2-4 और ऑप्शंस थे लेकिन मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ बोलता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों में से किस ऑप्शन को चूज किया जाए? ये है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उसके कारण हम वॉल्यूम में तो चेंज होने नहीं दे रहे, हम तो प्रेशर बढ़वा दे रहे हैं। इसका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के कारण ये वाली हाइट हमें बढ़ानी पड़ती है। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली इसका यूज़ हो रहा है या डायरेक्टली इसका यूज़ हो रहा है। इन दोनों को मिला करके हमें मिलती है इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, और उसके बाद यहाँ पर हम ρGH वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं। तो देखा जाए तो ρGH का भी यूज़ हो रहा है। एक किसी लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या पास्कल्स लॉ, एक किसी लॉ पे इसकी फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों बन जाते हैं? क्यों IIT JEE में ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया? दरअसल ये क्वेश्चन भी पूछा गया था IIT JEE 1980 में, उसको 40 साल हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछा जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस अब पूछे भी नहीं जाते हैं क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। फिर भी कुछ लोग इसका आंसर क्या लगाते हैं कॉमेंट कर दो। अब करते हैं एक मजेदार सवाल कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का। क्योंकि ये एक टेम्परेचर स्केल है तो हमारे पास एक स्केल होना चाहिए और 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। 2 रेफरेंस पॉइंट हमें दिए गए हैं, जैसे कि मेल्टिंग आइस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें 75 सेंटीमीटर की रीडिंग दिखाई देती। कौन सी रीडिंग है ये? यहाँ पर देखो एक H, ये हमने बोल दिया 75 सेंटीमीटर है। फिर हमें बॉइलिंग वाटर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 cm की वैल्यू दिखाई देती है। बस हमारे पास 2 रेफरेंस टेम्परेचर आ गए और हमसे पूछा गया कि अगर स्केल में 85 सेंटीमीटर दिख रहा है तो उस वक्त एक्चुअली टेम्परेचर कितना हुआ होगा। हमें इस कैलकुलेशन के लिए इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारा यही फॉर्मूला काम कर जाएगा। हम फिर से अपनी इस तरीके से लाइन बनाएंगे। जिस वक्त हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था उस वक्त हमें रीडिंग दिखती है 75 cm। जिस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस था उस वक्त हमें रीडिंग दिखती है 100 cm। जिस वक्त हमारे पास रीडिंग दिख रही थी 85 cm, उस वक्त हमारा आंसर क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो इसको हम बोल देते हैं ओके, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा x और इसे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पर हम लिख देंगे x डैश जो है 85 माइनस लो पॉइंट है 75 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 75 इज इक्वल टू x जो हमें पता करना है माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। बहुत ही सिंपल था। कोई कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, उसका प्रेशर वेशर कुछ नहीं करना हमें एक लीनियर वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी दिया गया था, उससे हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाता है 10 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाता है 4x की वैल्यू आती है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस वक्त टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये मैंने गलत बनाया है। हमें ये बनाना चाहिए था यहाँ पे, ये वैल्यू इधर कहीं होगी, एक्चुअली 0 के ज़्यादा पास होगी, 50% से थोड़ा सा इधर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, आपको बताना है कि हाउ हॉट इज 95 सेंटीमीटर इन केल्विन।
अगर हमें रीडिंग दिखाई दे रही है 95 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे कहीं होगी 95 सेंटीमीटर, उस वक्त हमारा टेम्परेचर कितना होगा? लेकिन आंसर आपको देना है केल्विन में। आपको आंसर लिखना है कमेंट में A4 इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू आई है ये आप कमेंट कर दो। इसी के साथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पहला वन शॉट वीडियो खत्म होता है। इसमें हमने सभी तरीके के टेम्परेचर स्केल्स की हिस्ट्री देखी, वो किस तरीके से काम करते हैं वो देखा, और उन पे किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं ये देखा। अगले वीडियो में हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लाइक बटन दबाओ, क्योंकि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया जाता है तो यूट्यूब की गहराइयों में कहीं दब जाता है। साथ में आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर आप crashup@UPI पर डोनेट कर सकते हो, या फिर पेपैल और पेट्रियन का यूज़ कर सकते हो, या फिर और एक अच्छी चीज़ कर सकते हो कि यूट्यूब पे हमारे चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ होता है काफ़ी बिहाइंड द सीन फन स्टफ। सोशल मीडिया पे ये हमारे कुछ अकाउंट है, वहाँ पे प्लीज़ फॉलो करो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। और भाई मज़े आ रहे हैं। हमने तो अभी शूट ख़त्म किया, उसके बाद हम वहाँ बॉन फायर कर रहे हैं, भजिया पकौड़े खा रहे हैं, चाय आ रही है गर्मा गर्म। इधर हमारी गाड़ी में लाइट जल रही है, और हमको कुछ भूत भी मिले। आत्मा कैसा रहा?